डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सच के साथ कार्यक्रम में। मैं हूं अंजू सिंह। सच के साथ कार्यक्रम आज आपको जोड़ेगा एक शाश्वत सत्य से, एक ऐसा सत्य जो कि बताता है कि मन की शांति, तन की स्थिरता और साथ ही जीवन में सही मार्ग पर चलना ही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। सही मायने में वही स्वास्थ्य है। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके तमाम आयामों को कई बार समझने में चूक हो जाती है। इसीलिए उसी सत्य की खोज में हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम जानते हैं कि योग भारतीय संस्कृति की उपज है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये एक वैश्विक समाधान उभरकर सामने आ रहा है। हमारा कार्यक्रम सच के साथ आज इस खोज में हमारा सारथी बनेगा और उन सभी तर्क वितर्क, विज्ञान और आस्था के बीच से गुजरता हुआ उस सत्य के मार्ग तक आगे पहुंचेंगे जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, शब्दों में समेटा नहीं जा सकता, बस योग से उसे महसूस किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और इसी योग को और बारीकी से और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। क्यों आज विज्ञान भी इसे सपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया योग को अपनाने में लगी है। यही एक सही राह पर चलने का समाधान दिखाई पड़ता है। योग सिर्फ आसन का अनुशासन नहीं है, बल्कि ये जीने की शैली है। तो इसी शैली को समझेंगे और जानेंगे कि क्यों योग हमें अंदर से भी बदलता है। यहाँ हम कैलोरी लॉस की बात नहीं करते हैं, बल्कि चिंतन की, मंथन की और एकाग्रता की बात करते हैं। चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या युवा हों, हर कोई योग से कैसे लाभ ले सकता है, यही समझाने की कोशिश करेंगे आज के सच के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और सबसे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। योग के कई अंग और कई प्रकार हैं, जिनके जरिए ध्यान, समाधि और मोक्ष तक पहुंचना होता है। ये शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। उपनिषदों में भी इसका वर्णन है। भगवद गीता में कई बार योग शब्द का प्रयोग हुआ है, कभी अकेले तो कभी विशेषण के साथ, जैसे बुद्धि योग, संन्यास योग और कर्म योग। वेदोत्तर काल में भक्ति योग और हठ योग जैसे नाम काफी प्रचलित हुए, जबकि पतंजलि योग दर्शन में क्रिया योग शब्द देखने में आता है। योग शब्द संस्कृत मूल युज से लिया गया है, जिसका मतलब है शामिल होना, जुड़ना या एकजुट होना। इस तरह योगासन तन और मन को एकीकृत करके उनके बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा है, जबकि महर्षि व्यास ने समाधि को ही योग माना है। बौद्ध पंथ के साथ योग चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका में भी फैल गया। आज तो ये सारे संसार को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव में इस बात का समर्थन किया है कि योग जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलन स्थापित करने के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसने स्वास्थ्य क्रांति के एक युग की शुरुआत की है, जिसमें इलाज के बजाय बीमारी की रोकथाम पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी ये माना है कि व्यक्तिगत कल्याण और वैश्विक स्वास्थ्य आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। योग शरीर को मजबूत और दिमाग को शांत बनाता है। साथ ही ये रोजमर्रा की जिंदगी में जागरूकता और जिम्मेदारी का एहसास भी जगाता है। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय स्वास्थ्य और आरोग्य प्रणालियों में योग को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहा है। मंत्रालय की ओर से कराए गए अध्ययनों में ये बात सामने आई है कि योग मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर से उबरने और बुजुर्गों की देखभाल में बहुत मददगार है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 10 साल पूरे हो गए हैं। इस बार की थीम है एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये थीम समग्र कल्याण और पर्यावरण सद्भाव को बढ़ावा देने में योग की भूमिका को दर्शाती है।
तो भी आपने ये रिपोर्ट देखी और जैसा कि हम मानकर भी चलते हैं और हमारी परंपरा का भी ये हिस्सा है, ये सोच है कि पूरा विश्व एक परिवार है और योग इस परिवार को जोड़ता है। हम सभी ने देखा और सभी ने जाना। तो चलिए इस पूरे सफ़र की शुरुआत करते हैं, उस शाश्वत सत्य को समझने की कोशिश करते हैं जिसे हम योग कह रहे हैं। और इसमें हमारे सारथी, हमारे मददगार और हमें सही राह पर आगे बढ़ाने में एक जो हमारा हाथ थामेंगे वो है हमारे आज के ख़ास मेहमान। तो चलिए बारी बारी से उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति विभा। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप प्रोफेसर हैं न्यूरोलॉजी एम्स में और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि योग सिर्फ आसन में अनुशासन नहीं है बल्कि इसके पीछे छिपा विज्ञान भी है और आज न्यू एज मेडिकल साइंस भी इसे मानता है। कैसे, ये समझेंगे हम डॉक्टर दीप्ति से। और हमारे साथ पंखुड़ी श्रीवास्तव हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंखुड़ी जी आपका। आप योग गुरु हैं और आज के युवाओं से काफ़ी उनका जुड़ाव रहता है और कैसे यूथ को इंस्पायर किया जाए योग से जुड़ने के लिए, उसमें बहुत बड़ी भूमिका पंखुड़ी जी निभा रही है। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और हमारे साथ भारती आचार्य जी हैं, डॉक्टर भारती आचार्य जी, योग एंड नेचुरोपैथी फिजिशियन एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और हमारे साथ मनमोहन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनमोहन जी आपका भी। और आप अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु हैं, ये भी एक युवा योग गुरु हैं और इनकी ख्याति विदेशों तक है। तो जैसा कि हमने कहा कि पूरा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है। भारत की परंपरा में यही सिखाया जाता है और योग इसे सही करके दिखा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। योग से जुड़ी बहुत तरह की बातें हम सुनते हैं और बार बार हम योग आसन पर ही आकर थम जाते हैं। तो उससे आगे चले, इस यात्रा को आगे बढ़ाएं, उस सत्य को समझें। तो शुरुआत में पंखुड़ी जी आपसे करना चाहूँगी। आप योग गुरु हैं और हमारे साथ मनमोहन जी हैं, उनसे भी हम समझेंगे योग है क्या। ये योग है क्या, बहुत सामान्य सवाल है नहीं, लेकिन बहुत गूढ़ विषय है और योग को कुछ शब्दों में समेटना ये बहुत मुश्किल है। परंतु योग का अर्थ है हमारा एक जीवात्मा का परमात्मा से मिलना। योग हमें उस ओर लेकर जाता है, बट इसके साथ साथ ही योग जीवन जीने की एक कला भी है जिसका हम सभी को उपयोग करना चाहिए। और योग हमें राह दिखाती है कि किस प्रकार हम अपने जीवन को जिएं। तो योग संस्कृत के युज शब्द से मिला है, शब्द जो धातु है उससे बना है, जिसका मतलब होता है जुड़ना जी, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलना। और इसके साथ साथ ही आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो योग को सभी समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पूरे विश्व में योग है, लेकिन योग को सिर्फ आसन तक समेट कर रख दिया है। परंतु योग को हम ऐसे देखना चाहिए जैसे ये हमें अपने जीवन में किस प्रकार योग को धारण करें, जिससे कि हम एक अपने जीवन की सबसे उच्च कोटि की, जो कहते हैं ना लाइफस्टाइल, जो हमारा बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल जो हमें जीना है वो जीने की राह दिखाता है। महर्षि पतंजलि ने योग को 8 भागों में बांटा था: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो योग सिर्फ आसन नहीं, योग इन सब चीज़ों को, 8 अंगों को मिलाकर जब हम जीते और समझते हैं, इसी को हम योग बोलते हैं। बिल्कुल। देखिए जैसा कि आपने भी कहा कि ये सुनने में बहुत ही सामान्य सा सवाल लगेगा कि योग है क्या, लेकिन इसे ही शब्दों में समेटने में कितने शब्द ढूंढने पड़ रहे हैं। पंखुड़ी जी आपने खुद भी कहा तो सबसे पहले तो जिस चीज़ की राह पर आगे बढ़ रहे हैं उससे समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमने शुरुआत भी कार्यक्रम की इसी सामान्य से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से की। अब मनमोहन जी मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसा कि इस साल का थीम जो है वो है वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक दुनिया और सबके लिए सेहत, और उसमें योग हमारा किस तरीके से काम कर रहा है वो हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि क्या ये योग और जो योगा बन गया है, क्या ये एक लाइफस्टाइल ट्रेंड बनता जा रहा है? क्या हम जो उसका मूल है, जो उसकी आत्मा है, उसको भूल कर उसके अलग अलग ट्रेंडी हम देख रहे हैं कि नामों से उसे बाजार उसका बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उसे आप लोगों तक बढ़ाएं, लेकिन जो उसकी आत्मा है कहीं वो भी हम भूल रहे हैं। बेसिकली इतना कहूँगा, जिस योग को हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, हमने समझा, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग वास्तविकता में एक माध्यम है समाधि तक जाने का। लेकिन आज की नीड को अगर हम समझेंगे तो वास्तव में क्या सबको समाधि चाहिए? तो जवाब आता है शायद नहीं। तो अगर मेरे को पता है कि शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, एक्जिमा, पैरालिसिस, सोराइसिस, दुनिया परेशान है, तड़प रही है, मर रही है,
तो ऐसे टाइम पे अगर मैं योग को अपनाता हूँ आसन और प्राणायाम के थ्रू और अपने आप को स्वस्थ कर पाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा संकल्प है जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। अगर इस भाव के साथ में मैं जीता हूँ और आसन प्राणायाम के द्वारा अपने आप को ठीक कर पाता हूँ तो मेरे को लगता है मेरा योग सफल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। भारती जी, मैं अब आपके पास आना चाहूँगी। योग तो चलिए हमने इसके दो अलग अलग रूप के बारे में अभी समझा, पंखुड़ी जी ने भी समझाया और मनमोहन जी ने भी हमें बताया। लेकिन जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेद भी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि हम फिर इसके महत्व को समझ रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि योग और आयुर्वेद एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप इनको साथ लेकर चलते हैं तभी सही मायने में दोनों का लाभ उठा पाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? योग एक जीवन जीने की शैली है, जैसे आपने बात की। हम इसको अपनी दिनचर्या में हर भाग में अपनाएंगे। जैसे कि सुबह से उठकर हमारी जो दिनचर्या है कि हम ब्रह्म मुहूर्त काल में उठ रहे हैं या हम सुबह अपनी प्राणायाम मेडिटेशन से शुरू कर रहे हैं, उससे लेकर हम किस तरह के विचार लेकर चलते हैं, कैसा खान पान है, किस तरह की हमारी दिनचर्या है और हम पूरा दिन किस तरह से अपने आप को बिहेव करते हैं। और जैसे स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिजीज जिस तरह मनमोहन योगी जी ने कहा, तो मूल कारण हमारे साथ आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का हो गया है स्ट्रेस बेस्ड। कॉर्टिसोल लेवल आपका हाई हो जा रहा है और वो रिलीज नहीं हो पा रहा। तो योग जो है हमारा आपके कॉर्टिसोल लेवल को कंट्रोल करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है और इस तरह की बहुत सारी रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ हाइपरटेंशन, इस तरह के बहुत सारे ICMR हमारे दिल्ली में ही है। इस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ देखा गया है, प्रूवन है कि योग की कुछ थेरेपी आपका समय नहीं है, कैप्सूल कोर्स बना देंगे, केवल प्राणायाम से भी अपने हाई BP को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी। तो ये हमारा जीने का एक जीवन जीने की शैली है। पूरा दिन आपको योगमय ही रहना है, आपको अपना खान पान अच्छा रखना है, अपने विचार अच्छे रखने हैं, सुबह से लेकर आप रात तक की जो आपकी रात्रिचर्या है, क्योंकि आयुर्वेद में ना हर पूरी आपकी दिनचर्या होती है, ऋतुचर्या होती है, ऋतु के हिसाब से आप अपने खान पान को बदलते हैं। पर योग को आप पार्ट बनाएं। और सबसे ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम जो हो रही है बैड स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अनिद्रा की बहुत शिकायत हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स लेके आते हैं। तो रूट कॉज आता है आपकी स्ट्रेस से, आपको नींद भी नहीं आ रही है। तो योग में बहुत ही सिंपल अच्छी सी रिलैक्सेशन टेक्निक्स है। योग निद्रा है, आप भ्रामरी प्राणायाम रात को सोने से पहले कर लीजिए। एक सिंपल हॉट फुट बाथ ट्रीटमेंट होता है हमारा नेचुरोपैथी में, गर्म पानी में आप पैर डिप करिए, रात को सोने से पहले 20 मिनट के लिए डिप करके रखिए। आप 15 दिन करेंगे, रिलैक्स हो जाएगा। अभी कुछ आपने बताई बातें, और क्योंकि हमारे साथ तो 2 योग गुरु भी हैं और आप भी नेचुरोपैथी से जुड़ी हुई है, तो मैं एक अंत में कुछ आपसे टिप्स भी पूछूंगी। कुछ ऐसे बैठे बैठे आप हमें योगासन भी बताएं जो आसानी से हम जैसे लोग अगर स्टूडियो में बैठे घंटों घंटों तो ब्रेक में कर ले तो उसका हम लाभ देखें, हमारे परफॉर्मेंस और बेहतर हो जीवन में भी और कार्य में, हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं डॉक्टर दीप्ति आपके पास आना चाहूँगी। जैसे नर्वस सिस्टम की उन्होंने बात की, बैड स्लीप की बात की और स्ट्रेस, ये सारे हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए। न्यूरोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है? योग का मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है और मेडिकल साइंस कैसे इसे एम्ब्रेस कर रहा है? तो जहाँ तक मेडिकल साइंस की बात है और उस पर जितना भी शोध अभी तक हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेस हैं जैसे कि सर दर्द है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्ट्रोक या लकवा है। इसमें 2 तरीके के हमने योग का समावेश किया है। एक तो प्राइमरी प्रिवेंशन या रोकथाम जिसकी बात हो रही थी कि ऐसी हमारी जीवन शैली हो कि हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सब गड़बड़ हो ही ना, हम स्वस्थ रहें। और दूसरा है कि अगर हमें कोई रोग है तो हम उसमें योग को कैसे सम्मिलित कर सकते हैं एक इलाज के प्रकार में। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो इलाज हमें बताया गया है हम उसको रोक कर हम सोचे कि इसी से ठीक हो जाएगा, लेकिन जो अभी तक शोध हुआ है उसमें ये पता चला है कि इसका समावेश करने से इसमें कोई हानि भी नहीं है और कुछ जगहों पर इसमें लाभ भी पाया गया है जिसका वर्णन अभी किया गया था। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि जो दवा आपकी चल रही है, जो या ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन इसे अगर आप अपनाते हैं, जो कि मैम ने भी बताया किस किस तरीके की, वो डॉक्टर खुद आपको बताएंगे कि किस तरह के आसन आप कर सकते हैं, वो किस तरह का प्रभाव आपके मानसिक सोच पर, आपके चीज़ों को देखने के नज़रिए तक पर भी प्रभाव पड़ता है, आपकी रिकवरी और बेहतर होती है। और कहते भी मैम कि अगर
आपका मन स्वस्थ है तो दुनिया आपको रंगीन दिखाई देती है, अगर मन आपका ठीक नहीं है, मन से अगर आप बुझे हुए हैं तो सब कुछ बदरंग दिखाई देता है। तो यहीं से शुरुआत होती है योग की। अब मैं मनमोहन जी आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, जब हम एक ये भी मैं चाहूँगी आप मिथ इसको क्लियर करें कि कई लोग योग सिर्फ इस चीज़ को सोच के पीछे हो जाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी पीछे हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ ये आशंकाएं ज़रूर रहती है कि उन्हें फिट दिखना है, उन्हें वेट लॉस करना है, उन्हें इंचेस लॉस करने हैं। तो कहा जाता है आप कार्डियो कीजिए, आप जिम जाइए, आप ऐसे और दूसरी भारी भरकम चीज़ें बताई जाती हैं। योग आज की युवाओं को आकर्षित करने के लिए और उन तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए बताइए, वेट लॉस में, फिट दिखने में, अपनी काया को छरहरी बनाने में कितना महत्वपूर्ण है? बेसिकली समझना पड़ेगा कि जिमिंग, स्विमिंग, योगा, एरोबिक, जुम्बा कुछ भी गड़बड़ नहीं है मेरे हिसाब से, जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ। मेडिकल साइंस वाले, योगिक साइंस वाले, बहुत डिबेट है, योग होता है या योगा, आपने पहला वर्ड भी बोला, बहुत डिबेट है। मैं डिबेट से ऊपर उठ करके इतना सा कहना चाहूँगा कि अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, 417 कैलोरीज बर्न होती है, आप गूगल करोगे पता चलेगा दुनिया में सबसे बड़ा शॉर्टकट है वेट लॉस का सूर्य नमस्कार, जो कि योग की देन है। अगर मैं कहूँगा कि आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। अभी रिसर्चेज आई हैं, ऐसी स्टडीज आई हैं जो ये कहती हैं भ्रामरी प्राणायाम एक बार करने से भी आप स्ट्रेस से निकलने का पहला कदम बढ़ा सकते हो। एंड यस, जो डॉक्टर मैम ने बोला कि जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा है बिंदास चलने दो। और मैं आज का यूथ हूँ, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, मैं नहीं कहूँगा एकदम से सब कुछ छोड़ो, योगा करो, कोलैप्स कर जाओगे तब कहाँ जाओगे। और जो योग गुरु आपको कह रहा था सब कुछ छोड़ने, उसके बाद वो भी काम नहीं आएगा। तो आपको चाहिए एक तरफ मेडिकल साइंस के थ्रू अपने आप को थोड़ा सपोर्टिंग सिस्टम की तरह लेकर के चलो, साथ में प्राणायाम, मेडिटेशन, अनुलोम विलोम के दम पे अपने आप को हील करने की कोशिश करो। बात रह गई जिम की या योगा की, तो योग में मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिन लोगों ने योग को एक्चुअली बोरिंग या लथार्जित बना करके रखा है आज तक। अगर मैं इस तरीके से योग को डिस्प्ले करूं कि 4 साल, 5 साल, 6 साल का बच्चा मेडिटेशन नहीं करेगा, एडवांस योगा खेलेगा, कंपटीशन खेलेगा, और वो योग में इंटरेस्ट तब बिल्ड होगा। अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि यूथ जो पढ़ाई के टाइम पे पढ़ नहीं पाता है, खेलने के टाइम पे खेल नहीं पाता है, करियर बनाने की बात आती है तो सुसाइड करना उसको एक माध्यम दिखता है, इन सारी चीजों में अगर वो प्राणायाम के थ्रू आगे चलता है तो कहीं ना कहीं मेंटली स्टेबल रहेगा वो। प्लस अगर मैं बूढ़ों की बात करूं, जिनको नी पेन है, बैक पेन है, शुगर है, थायराइड है, बीपी है, अगर वो प्राणायाम करते हैं, अगर वो सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो बुढ़ापा भी उनका स्वस्थ जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। तो हर एक कैटेगरी का व्यक्ति इन शॉर्ट योग कर सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है जिसको आप पूरी जिंदगी कर सको। जी जी बिल्कुल। अब पंकुड़ी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसे मनमोहन जी ने तो बहुत ही जोश के साथ और पूरे मतलब खरे खरे शब्दों में समझा दिया है कि योग और योगा क्या है और कैसे आज हम इसे अपना सकते हैं, आज के हिसाब से कैसे इसे अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं, स्वस्थ जीना है। और आगे जो आप बार बार बोल रहे हो वो मैं नहीं कहूँगी। पंकुड़ी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। अब योग और ध्यान के बीच में क्या अंतर है? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ मेडिटेशन करते हैं और कुछ लोग अलग अलग तरह के आसन करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? क्या सिर्फ ध्यान से ही आप उस पूरी ऊर्जा को एक सही दिशा दे सकते हैं? ध्यान का क्या महत्व है योग में, और योग आसन, इनमें क्या भिन्नता है? मैम देखिए, ध्यान एक पार्ट है, जैसा मैंने अभी भी कहा कि महर्षि पतंजलि ने पहले यम दिया, नियम दिया, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर ध्यान, राइट। तो ध्यान तक पहुंचने के लिए हमें ध्यान में अगर बैठना है तो हमें क्या चाहिए? बॉडी अगर फिट नहीं है तो हम इतनी देर बैठ नहीं सकते, राइट। तो आसन एक माध्यम है जो हमारी बॉडी को लचीला बनाता है, हमें इस लायक बनाता है कि हम उतनी देर बैठ पाएं कि हम ध्यान कर पाएं। तो ध्यान तक पहुंचने का एक जरिया है आसन। परंतु मैं कहूँगी आसन से भी पहले जब बात हम यूथ की कर रहे हैं, और मेरा बहुत मानना है कि आज के डेट में जितने भी बच्चे हैं, युवा हैं, उनको योग से जुड़ना ही चाहिए। क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इनफैक्ट कॉर्पोरेट में भी मैं देखती हूँ, या इन जनरल आप ले लीजिए, तो सभी को वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स को भी है, अब तो हाउसवाइफ्स, पहले होम मेकर, सभी को, जो भी जहाँ भी हैं, पूरी मानव जाति ही स्ट्रेस में। कभी कोई न्यूज़ देख लिया, कभी कुछ हो गया, तो हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो हर वक्त एक्टिव ही रहता है। इसके लिए यहाँ पर हमें मेडिटेशन हेल्प करता है। परंतु मेडिटेशन कैसे करें? मेडिटेशन में आप 30 सेकंड नहीं बैठ सकते मैम। आंख बंद करते ही हमारे मन में विचारों का सिलसिला चालू हो जाता है। कई बार मैंने देखा है, मेरे पास बच्चे आते हैं, वो 30 सेकंड भी ठीक से आंख बंद नहीं कर पाते। कहा भी जाता है कि सबका मेडिटेशन, सबका ध्यान अपना अलग अलग होता है। बिल्कुल, सब किस तरीके से किस चीज़ में ध्यान लगता है, किसका कौन किस तरीके से ज़्यादा अच्छे से कर पाता है, ये
सबका अपना एक स्वभाव होता है और सबकी अपनी एक प्रवृत्ति होती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने। इसीलिए हमारे भारत में अलग अलग तरह के ध्यान की परंपराओं का भी बहुत उल्लेख है। जैसे क्रिया योग में एक तरह का ध्यान है जो हम क्रिया योग में करते हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन है। लेकिन सबसे सिंपल और ईजी जो मुझे ऐसा लगता है आज की टॉपिक है, और मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि हम यूथ को कैसे कनेक्ट करें, जो पूरे टाइम रील्स देख रहे हैं और उनकी फोकस और कंसंट्रेशन तो है ही नहीं। तो सबसे पहले योग से स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम यम नियम के साथ आसन कर लिया, हमने थोड़े बहुत आसन किए, बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल भी बनाया, साथ ही हमने प्राणायाम का अभ्यास किया, क्योंकि ध्यान में जाने के लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है, खासकर अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि उससे हमारी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां जो हैं वो बैलेंस होती हैं। राइट। तो योग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि वो हमें लाइफ में बैलेंस सिखाता है, कैसे हम बैलेंस रहें, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, हम अपने भीतर कैसे शांति से एक बैलेंस बना के रहें, हमारा रिएक्शन जो है, हमारे थॉट्स जो है वो हमारे कंट्रोल में हो। राइट। तो इस वजह से मेडिटेशन के लिए यहाँ तक जाना है। ध्यान इतना इम्पॉर्टेंट है कि एक ओम का उच्चारण भी एक मिनट, मैं तो कहती हूँ 1 मिनट का अनुलोम विलोम भी आपको बहुत शांत और रिलैक्स कर देता है। अभी आपने कहा कि आप पूरे टाइम ऑफिस में रहते हैं, बैठे रहते हैं, ऐसा क्या करें? मैम, एक गहरी सांस लेकर देखिए, आप एक लंबी गहरी सांस सभी लोग भरें और धीरे से एक्सेल कर दें। ऑल्सो एक्सेल थ्रू योर माउथ ऑल्सो। कितना रिलैक्स और कामिंग इफेक्ट आता है। तो ये हमें स्ट्रेस के लिए को मैनेज करने के लिए ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आती है बात कि हम यूथ को कैसे ध्यान तक लेकर आएं। जैसे ही योग और ध्यान की बात आती है, हमारा यूथ बोलता है ये तो ओल्ड लोग करेंगे, या ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए बना ही नहीं है। सो मेरी या मनमोहन योगी जी की, हमारे जैसे सभी योगियों की ये एक बन जाती है हमारी जिम्मेदारी कि हम उनको कनेक्ट करें। सो आई ऑलवेज टेल माई, जितने भी मेरे बच्चे हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको कि आप ना प्रैक्टिस करो ग्रैटिट्यूड की। कैसे ध्यान है? 30 सेकेंड भी बहुत मुश्किल है। तो मैं बस इतना कहूँगी, ध्यान बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बिल्कुल नहीं ध्यान लगा पा रहे हैं तो ध्यान जो है मेडिटेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड करें, मतलब अपनी आंखों को बंद करें और किसी 3 चीज के बारे में ईश्वर का धन्यवाद दें। जी जी। राइट। तो आपका ध्यान लगने लगेगा। कहते हैं श्वासों पे फोकस करो, पर जैसे हम श्वास देखने लगते हैं तभी और भी चीजें, हमारे विचार मन में आने लग जाते हैं। सो जस्ट क्लोज योर आइज एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जितनी चीजों के बारे में आपको याद आ रहा है, आप अपने ईश्वर को, यूनिवर्स को, जो जिनको मानते हैं उनको थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दें। आप देखिएगा कि आप बाहर से अंदर की ओर आने लगे। सो ध्यान इंपॉर्टेंट है, एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने यूथ को इस ओर अट्रैक्ट करें। बिल्कुल। तो ध्यान की आपने बात की और ध्यान की पूरी थ्योरी हमें समझाने की कोशिश की। और ध्यान, जैसे कि आपने बताया कि 30 सेकंड, देखिए एक जो खिलाड़ी है उससे पूछिए कि आधा सेकंड भी क्या होता है। एक खिलाड़ी समझता है ध्यान, अगर कहते हैं ना कि ध्यान, अगर वो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो बात वही है कि ध्यान इसीलिए बहुत आवश्यक है। छोटी छोटी चीज़ों में, जीवन में आप सुबह से लेकर रात तक आप महसूस करेंगे कि जब आप बैलेंस में रहते हैं, एक एकाग्रता रहती है, तो छोटे छोटे काम बहुत आसान लगते हैं। और अगर जहाँ ये बैलेंस बिगड़ा, जहाँ ये जो ये रास्ता इसे आप भटके, तो छोटे काम वो पहाड़ नजर आने लगते हैं। तो इसीलिए योग का राह जो है वो हमें अपनानी है, रोग की राह पर हमें आगे बढ़ना है। और जिससे मैंने शुरुआत की, शाश्वत सत्य, मतलब जीवन का सत्य यही है, सांस ही तो है सब कुछ। उसी सांस के साथ हम पैदा होते हैं और उसी सांस के थमने के बाद हम विलीन हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसी योग को समझना है, इसी जीवन के सत्य को समझना है, सच को खोजना है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हेलो,
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका स्वागत। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ और आज हम बात कर रहे हैं योग की। आप सभी जानते हैं कि योग दिवस आने वाला है और पूरे विश्व में इस हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हैं, एक संदेश देने का प्रयास करते हैं कि अपनी जड़ों से जुड़े। अब चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर दीप्ति, मैं अब आपके पास आना चाहूँगी। जैसे कि पंखुड़ी जी ने कहा कि ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार हम ये भी होता है कि योग को ये जैसा जिससे हमने शुरुआत की कि आसन है, योग ध्यान है, मेडिटेशन है, इन्हीं तक हम सीमित कर देते हैं। लेकिन क्या मेडिकल साइंस ऐसा कहता है जो गंभीर बीमारियां जिनमें हम एंग्जाइटी की बात करें, पार्किंसन की बात करें, एपिलेप्सी की बात करें, क्या उनमें भी योग हेल्प करता है? क्या ये सपोर्ट करता है? क्या इससे रिकवरी में फ़ायदा होता है? योग पर अनुसंधान जो भी आपने रोग अभी मेंशन किए उन सब में हुआ है और कुछ हद तक मुझे ये कहना पड़ेगा कि हम मेडिकल साइंस में प्रिसीजन मेडिसिन की आजकल बात कर रहे हैं कि हर फार्मूला आप सब पे फिट नहीं कर सकते हो। किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, हम उस हिसाब से किसकी कैसी बनावट है, किसको क्या चाहिए, उस हिसाब से हम उसको इलाज देते हैं। तो इसी में जिसको जो बीमारी है उसके साथ साथ उसका वज़न कैसा है, उसको साथ में और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, उसको साथ में तनाव है कि नहीं, उसको किस मेडिसिन के साथ कौन सा उसको सूट करेगा। अगर हमारे पास 4 प्रकार की दवाइयाँ हैं तो हमें इसको क्या देना है, वही चीज़ हमें योग में भी करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि जैसे बहुत सारे लोग टीवी पे देखकर या बगैर किसी परामर्श पे जैसे प्राणायाम की बहुत बात हो रही है। मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे मिर्गी के रोगों में प्राणायाम या हाइपर वेंटिलेशन स्पेसिफिकली करने से हानि भी हो सकती है। तो इस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप करें, लेकिन जो भी करें आप एक परामर्श में करें, एक्सपर्ट की राय लेकर करें। और कई बार आप अच्छे इरादे से करते हैं, आप ठीक होने के लिए करते हैं, लेकिन उसको सही निगरानी में की जाएगी तो उसका आपको सही लाभ भी मिलेगा। और मुझे लगता है यहाँ पर रोल आता है योग गुरु का, जैसे पंखुड़ी जी हैं, मनमोहन जी हैं, और कहते भी है कि अगर आपको सत्य की खोज करनी है तो गुरु का साथ चाहिए, मार्ग नहीं तो कठिन हो जाएगा और हो सकता है भटक भी जाए। तो मनमोहन जी ये बताएं कि अब हम रील्स की बात करते हैं आजकल की, सारा टाइम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें अलग अलग तरह की बातें बताई जाती है जिनका कोई प्रमाण नहीं है, जिसे आप पूरी तरीके से कह नहीं सकते कि कोई वो एक्सपर्ट बता रहे हैं, कोई भी बनाने लगता है। तो ऐसे में गुरु की भूमिका जब आप योग करने की बात करते हैं तो कितनी महत्वपूर्ण होती है और क्या हम सिर्फ पढ़कर या वीडियो देख कर के योग कर सकते हैं? क्या ये व्यवहारिक है? यहाँ मैं चाहूँगी ये भी आप राह दिखाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, जो मेरे को 18 साल हो गए हैं योग में। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं गुरुकुल चला गया था, पढ़ाई सारी मैंने योग की ही की है। तो जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान मेरे को हो पाया है, योग 99% प्रैक्टिकल है, 1% थ्योरी है। तो अगर कोई ऐसा है जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है, मास्टर कर लिया है, थ्योरी उसकी अच्छी है, प्रैक्टिकली उसको कुछ पता नहीं है, तो मैं सीधा सीधा कहूँगा ऑन कैमरा, भाई ऐसे के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिसको बॉडी टू बॉडी मेहनत करनी नहीं आती है, काम करना नहीं आता है, लाइक अगर मैं ये कहता हूँ कि पेट को स्वस्थ रखने के लिए वज्रासन में बैठना जरूरी है, पेट को स्वस्थ रखने के लिए वज्रासन में बैठना जरूरी है, लेकिन अगर घुटने में दर्द है तो वज्रासन आपको नुकसान करेगा। अब अगर किसी ने पेट ठीक करने के लिए वज्रासन में बिठा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि नी को रिप्लेस करवाना पड़ेगा। अच्छा, अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग करने से फैट कटता है लेकिन उसको बैक पेन है और फिर आपने फॉरवर्ड बेंडिंग करा दिया तो वेट कम होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन स्पाइन जरूर उसका खराब हो जाएगा। तो हमारे तो पूर्वज हमेशा से कहते थे आधा ज्ञान विष के समान। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा आपकी जानकारी में है, आपके आसपास कोई ऐसा है जिसने कुछ साल योग को दिए हैं, कुछ साल अपने शरीर पे काम किया है, क्या उसके फीडबैक ऐसे हैं, कुछ रिव्यूज ऐसे हैं जो उसकी प्रामाणिकता को साबित करे, या फिर वो डिग्री लेकर के बैठा है, या फिर आजकल ट्रेंड चल गया है कि 3 महीने में आपके पास योगा सीखने आऊंगा और उसके बाद में मैं अपना भी सेंटर खोल दूंगा। तो 3 महीने में जब खुद पे आपने काम नहीं किया तो आप दूसरे को कैसे करा दोगे? तो आपको इन शॉर्ट जिस इंसान को भी अच्छा योग गुरु देखना है तो पहले जांचो, परखो, समझो, उसके बाद देखो, क्योंकि
मेडिकल साइंस में मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट किया जा सकता है और नहीं कुछ होता है तो ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो सांसों के साथ डायरेक्ट खेल रहा है वो इंसान जिसको शायद कुछ पता ही नहीं है। तो आप जाए किसके पास रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा। और उसको चेक करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको इतना सा समझना है कि उसकी क्या जीवन शैली है, क्या उसने आपके जैसे केसेस हैंडल किए हैं, क्या उसने शुगर, बीपी, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस जैसी बीमारियों पे काम किया है, क्या उसके ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं मैं पिछले 6 महीने से आ रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अगर ऐसा है तो आप कंटिन्यू करो। अदरवाइज अगर कोई ऐसा है जो ये कहता है मैंने इसके पास किया और मुझे नुकसान हुआ, तो योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन गलत करने से नुकसान होता ही है। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट तो होगा। जी बिल्कुल 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 मनमोहन जी, आपने बहुत सही तरीके से समझा दी हमें बात। और मैं जैसे मैंने कहा कि बिना गुरु कहते हैं कि मोक्ष नहीं मिलता है, रास्ता नहीं दिखता है, और योग भी ऐसे ही है। तो आप सही व्यक्ति के पास जाए, सही मार्गदर्शन ले, तभी आप उस आसन को करें। और जैसा कि डॉक्टर दीप्ति ने भी बताया कि कुछ चीज़ों में इसका विपरीत असर भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि योग का नुकसान है, उस व्यक्ति विशेष को क्या चाहिए, उस व्यक्ति विशेष की क्या आवश्यकता है, ये गुरु ही समझ सकता है। अब मैं आना चाहूँगी भारती जी आपके पास। जब हम योग की बात करते हैं तो इसमें भी एक अच्छी बात ये भी है कि हमारी संस्कृति से तो जुड़ा ही हुआ है, और महिलाओं के लिए इट्स वेरी वीमेन फ्रेंडली, मैं ये कहना चाहूँगी। पुरुष जो है वो किसी भी टाइम टहलने निकल सकते हैं। अभी भी हमारे देश में कई जगह पर इस तरह काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब महिलाएं योग करेंगी, वो आत्मविश्वास आएगा तो और भी चीज़ें बदलेंगी। घर में रहकर आप अपने ही परिवेश में, अपने एक सिक्योर जोन में रहकर इसे आप कर सकते हैं। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए, और साथ ही उनके स्वास्थ्य के लिए योग कितना कारगर है, जहां आपको घर में रहकर आप आसानी से कर सकते हैं। और महिलाएं तो हर 8-10 साल में उनके जीवन का एक नया ही पड़ाव होता है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे भारती जी? वुमेन हेल्थ की जहाँ बात आती है तो मेरा एक बड़ा पेन पॉइंट रहता है कि घर की जो गृहिणी है वो पूरे घर को संभालती है, पति, बच्चे, अपने रिलेशंस, फार रिलेटिव, उसको सब पता है। और बहुत सारे कहते हैं कि महिला के बहुत सारे हाथ होते हैं, एट ए टाइम वो बहुत सारे काम कर लेती है जहाँ पुरुष नहीं कर पाते, एंड इट्स वेरी ट्रू बीइंग अ वुमेन। बट वो वहाँ पर पॉइंट आता है कि वो अपनी केयर करना भूल जाती है जी। मतलब वो 20-21 साल में, 22 साल में शादी हुई, बच्चे हो गए, उनकी केयर की, फैमिली की, अपने सस ससुर की, जो भी है रिलेटिव्स की, धीरे धीरे उनकी लाइफ जैसे चेंज हो रही है, हमारी हार्मोन हेल्थ भी चेंज हो रही है। प्रेगनेंसी के बाद वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो केयर नहीं हो पाती उनकी, क्योंकि उनको टाइम नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है कि हम अपने आप को फिट रखें। कंपैरेटिवली आज की यूथ फिर भी ठीक है, बच्चों को छोड़कर वो जिम या कुछ कहीं चली जाती हैं आजकल की वुमेन्स, देखा है। बट जो पहले वाले हैं, तो जब आपका स्टेज आता है कि वेट गेन हो गया, फिर बच्चे बड़े हो गए, स्कूल कॉलेज चले गए, उसके बाद धीरे धीरे सब काम कट ऑफ हो गए, आप अकेले हो गए। जैसे मनमोहन योगी जी ने भी कहा, नी पेन शुरू हो गया, फटीग है, मूड स्विंग्स हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा क्रूशियल फेस आता है आपका पेरीमेनोपॉजल फेस और मेनोपॉज वाला फेस, जहाँ मूड स्विंग्स हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, और वेट गेन भी है, और एक अकेलापन आता है वुमेन की लाइफ में, जो ये बहुत सही, मैं मतलब ऐसे गलत नहीं कह रही हूँ, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। और मूड स्विंग्स भी है, वो शेयर भी नहीं कर पा रही, और जहाँ तक वो अपने हस्बैंड से भी शेयर करी, हार्डली मतलब 10% हस्बैंड समझ सकते हैं कि कभी रात को पंखा, वो एसी ऑन करेंगे तो पंखा बंद करेंगे, चलाएंगे कि भाई इतनी गर्मी है, नहीं वो हॉट फ्लैशेस मूड स्विंग्स में तो इतना होता है कि आपको भीग जाते हो आप पसीने में। तो और अकेलापन भी होता है, तो डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा इस एज ग्रुप में होता है। तो इसमें क्या करना है आपको, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी केयर खुद करनी है, सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है योग, और कैसे महिलाएं, चाहे वो जैसे मैंने कहा सम्मान की बात हो, आत्मविश्वास की बात हो, वो कैसे इससे हम अपने महिलाओं में जागृत कर सकते हैं? जब आप सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ लव करोगे, अपने आप जाओगे, योगासन, प्राणायाम धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में ऐड करोगे, तो एक फीलिंग ऑफ लाइटनेस आती है। जब भी हमारे पास योगा के पेशेंट्स आते हैं, वो सबसे पहले एक सिम्टम देते हैं 10 या 15 दिन में कि मुझे लाइटनेस फील हो रही है। बॉडी चाहे 92 kg की है, उनको सब्जेक्टिव फीलिंग आने लगती है कि मुझे शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है। फिर आप अपने आप से प्यार करने लगते हो, अपनी केयर करने लगते हो। तो जब आप रूटीन में अपनाओगे योग को, और योग के साथ आहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा इस एज में ईस्ट्रोजन लेवल भी कम हो रहा होता है।
तो नेचुरल फूड सोर्सेज से हमको उसको बैलेंस करना है और अपने आहार में भी कुछ चेंजेस लेके आएंगे। इस एज ग्रुप में डाइजेशन भी स्लो हो जाती है, जब मैं स्पेशली मेनोपॉज वाले फेस की बात कर रही हूँ, वेट गेन हो जाता है और स्टबन बॉडी फैट हो जाता है कि आप एफर्ट्स तो करोगे बट थोड़ा स्लो होगा उसमें वेट लॉस, क्योंकि हार्मोन्स भी वुमेन्स के बहुत क्रूशियल फेस में होते हैं। तो डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। योग में कहा गया है आहार ही औषधि है। आपके पास सारी चीजें, सारी मेडिसिन आपके किचन में ही है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इरिस्पेक्टिव की बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग है, तब हम मॉडर्न मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। अलॉन्ग विद मेडिसिन हमको योग का सहारा लेना ही लेना है। जब आपका वेट कम होने लगेगा, इंच लॉस होगा, आपको प्यार होने लगेगा अपने आप से, तो आप खुद अपने आप को और ज़्यादा केयर करने लग जाओगे। और आप अगर 3 से 6 महीने भी योग को देते हैं तो आप टोटली 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। माइंडफुलनेस भी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड भी चाहिए। तो समय देना है और अपने आप से प्यार करना जरूर शुरू करें। मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी में से जो भी हमारा ये शो देख रही हैं कि प्लीज़ आपका सेल्फ लव, आपकी कोई अपनापन किसी का नहीं, आप टाइम छीन रहे हो, अपने लिए कुछ क्षण अपने लिए निकाल रहे हो जो आपका राइट है, एंड यू हैव टू टेक केयर फॉर योरसेल्फ। और जैसे कि भारती जी आपने कहा भी, और योग तो अपने आप में अर्थ ही होता है जोड़ना। अब दूसरे जो हम पद्धतियों की बात करते हैं उसमें लॉस की, बर्न करने की बात करते हैं, लेकिन योग उसी ऊर्जा को जोड़ने की बात करता है, उसे और आपके जीवन में उससे ऊर्जा बढ़ाने की बात करता है योग। अब मैं डॉक्टर दीप्ति आपके पास आना चाहूँगी। जैसे आपने बताया कि किस तरीके से आज मेडिकल साइंस में भी रिकमेंड किया जाता है कि आप कुछ योग जो आसन है वो कैसे लाभ हो सकता है अलग अलग बीमारियों में। क्या मेडिटेशन और प्राणायाम, ये मैं क्योंकि थोड़ा टेक्निकल सवाल हो गया, मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ, क्या ये ब्रेन स्ट्रक्चर पर भी प्रभाव डालता है? क्या उस तरह के पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिखाई देते हैं? देखिए ऐसा है कि जो ब्रेन अगर डीप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि गहरी श्वास लेना, उससे क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बदलता है तो उससे आपके ब्रेन के ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए, उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, सबसे ज़्यादा उत्तेजित करने वाला जो पदार्थ होता है वो आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अगर हम सांस अच्छी ले रहे हैं, अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, उसी से हमारी ब्रेन हेल्थ, हमारे स्ट्रेस लेवल पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि पोल्यूशन की बात हुई थी, तो उसमें भी तो हमारा इन्वायरमेंट तो आसपास का तो ख़राब है, उसमें फिर हमारे स्वास्थ्य पे तो असर हो रहा है। तो ब्रेन हेल्थ में अच्छा वातावरण और अच्छे प्रकार से सांस लेना, दोनों ज़रूरी है। बिल्कुल। पंखुड़ी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए। कहते हैं कि आहार, विचार, विहार, ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब पर आपको काम करना पड़ेगा और उसका एक मंत्र है योग, और नियमित अपने जीवन को सही राह पर ले जाने के लिए व्यायाम करना, आसन करना। तो इन सबको किस तरीके से हम आज की इस टफ सिचुएशन में, हम देख रहे हैं कि मेट्रो शहरों में कितनी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल होती है, तो उसमें आप अपने आहार को भी व्यवस्थित रखें, आहार, आपका आवास भी सही होना चाहिए, विचार भी सही रहे। इन सब के लिए क्या आप मंत्र देना चाहेंगी? कैसे इन सबको बैलेंस कैसे किया जाए? मैम, मैं जितना भी मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्किंग, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, सुबह क्लास में आना है, उनको जल्दी ऑफिस भी जाना है, तो यहाँ मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहूँगी एक अच्छे योग शिक्षक की। राइट? बोलते हैं कि एक अच्छा शिक्षक वो नहीं होता जो आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से, बिल्कुल मतलब जो हर डिटेल में आपको पढ़ा रहा हो बहुत अच्छा, लेकिन आपके अंदर पढ़ने की इच्छा डाल दे, जी, वो एक अच्छा शिक्षक माना जाता है। तो एक अच्छा योग शिक्षक, जैसे मनमोहन योगी ने भी कहा कि कोई भी एक ऐसा इंसान जिसने खुद को पहले ढाला हो। गुरु कौन है? जो इस लायक हो जिसने पहले स्वयं पे अपने ऊपर काम किया हो, तो वो एक इंस्पिरेशन बन जाता है। तो जब आप स्वयं एक ऐसी दिनचर्या में हो, आप एक ऐसे योग शिक्षक पे जा रहे हो जो इस दिनचर्या को फॉलो करता है, आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाते हो उनको देखकर। मेरी 2 डॉटर्स हैं और मैंने दोनों बार अपना वजन, एक बार मेरा 17 और एक बार 19 किलो वेट गेन किया था, और मैंने योग के माध्यम से ही अपना वेट लॉस किया है। तो जब कोई मेरे पास आता है और पूछता है क्या योग से वेट लॉस हो सकता है, अरे मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं कैसे अपना खाना ठीक करूँ? तो वो मुझे देख रहा है,
वो मुझे देखता है, फॉलो कर रहा है, एंड तो उनको पता है कि हाँ हो सकता है डेफिनेटली, एंड आई कैन से इट विद कन्विक्शन क्योंकि मैंने किया है, राइट। तो ये एक फ़र्क पड़ता है। एंड छोटा टिप है कि रेडी योर लंच बॉक्स, जो मुझे बहुत एक अच्छा ऑप्शन लगता है कि जब आप जा रहे हो, एक तो सबसे पहले कि आपको जो भी बनाना है, जैसे मेरी भी दिनचर्या है, सुबह से शाम तक क्लासेस और हर चीज़ में बिजी रहती हूँ क्लाइंट्स में, तो मैं पहले ही कल क्या बनना है वो मैं पहले ही सोच लेती हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर क्या होने वाला है, बच्चों को मैं लंच में क्या देने वाली हूँ, हस्बैंड मेरे लंच लेकर जाते हैं, क्या पैक होगा और किस तरीके से। अगर हमने पहले ही सोच लिया, प्लान कर लिया, चीज़ें रख ली, तो स्ट्रेसफुल भी नहीं होता और पहले तैयारी हो गई, तो घर की महिलाएं हों या जो भी हो, आप इजीली उसको प्रिपेयर कर सकते हो। एक और मेरा मानना है कि न्यूट्रिशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी जानकारी घर की महिलाएं अगर खाना बना रही हैं तो, बट मुझे लगता है कि सभी को बेसिक न्यूट्रिशन का नॉलेज होना ही चाहिए, क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। तो आपको पता है कि जंक को हमें अवॉइड करना है, लेकिन आपको भूख लगी, आप ऑफिस गए, 4 से 5 का वो टी का टाइम है, तो समोसा आ गया या कुछ भी अगर आपने स्नैक कर लिया, नहीं, यहाँ बैठे बैठे ही हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ कैरी करें, फ्रूट्स को, मखाना, रोस्टेड चना, पोहा, ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हेल्दी ऑप्शंस हैं जो आप अपने साथ रख सकते हैं, और जब भी भूख लगे तो आप उसको खा सकते हैं। तो इस तरह की एक टिप हो गई कि पहले से प्लान करें। मील प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास टाइम है जर्नलिंग कर सकते हैं एक दिन पहले उसकी, क्या एक करना दिन है पहले मैं तो हमेशा ही पूरे हफ्ते की मील प्लान करके चिपका देती हूँ अपने फ्रिज पे, सो दैट कि मुझे इतना परेशानी नहीं हो। कई बार टाइम नहीं मिलता, तो चीज़ें हैं तो आप कर सकते हो, है ना, लास्ट मोमेंट की चिक नहीं रहती और आप इजीली कर सकते हो। योग कैसे करोगे, टाइम कैसे निकालेंगे, आपके पास आधा घंटा भी है, आप हर चीज़ प्लान करोगे। मान लो आपने मील प्लान कर ली, आपको सुबह जाना है ऑफिस, फिर भी आपके पास ऑलरेडी टाइम रहेगा, वो जो हर्षस है मॉर्निंग का, आप इजी रिलैक्स होके कर पाओगे, अपने लिए समय निकाल पाओगे कि आप योग कर पाओ। वॉट एवर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आई विल से कि आपको अच्छा लगता है, आप उसको थोड़ी देर, आधा घंटा तो टाइम दे ही सकते हो। जी जी, नहीं, बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ ही हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर पंखुड़ी जी ने बताया कि प्लानिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर आप व्यवस्थित जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। और योग अगर आप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप अपने आप ही अपने जीवन में व्यवस्थित हो जाते हैं। ये एक अपने आप से ही जागृत होने वाली एक मैं कहूँ भावना होती है, तो गलत नहीं होगा। मुझे लगता है हमारे सारे मेहमान जो वो भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आप बहुत सकारात्मक सोचने लगते हैं जब आप ध्यान में आते हैं और योग में आते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ 2 योग गुरु हैं, तो उनसे कुछ गुर भी सीखेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जो सबके लिए आसानी से की जा सके, उसमें किसी तरह का नुकसान ना हो, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ क्विक टिप्स क्या हो सकते हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हुए। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच के साथ में हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप योग के साथ रहें और अपने जीवन को और खुशनुमा बनाएं, हेल्दी बनाएं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। और ब्रेक से पहले जैसे कि मैंने कहा कि दो हमारे साथ योग गुरु हैं, युवा योग गुरु हैं, तो उनसे कुछ गुर भी ले लिए जाए। तो सबसे पहले पंखुड़ी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ ऐसी हमें टिप्स दीजिए, ऐसे आसन भी बता सकते हैं जो बैठकर हम कर सकें, चाहे वो किसान है, चाहे वो गृहिणी है, या फिर हम जैसे लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में 5-10 मिनट उसे दे सकें। सबसे सिंपल है मैम कि हम बैठ कर ही अपने शरीर को सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे अपनी कलाइयों को घुमाना, हाथों को घुमाना, गर्दन आगे पीछे करना, या आप चेयर पे बैठ के, बिस्तर पे बैठ के, आप कहीं भी हो आप यह कर सकते हैं। सिंपल, बहुत ही आसान है ना। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आप ट्विस्ट कर सकते हैं लाइक दिस एंड दिस, और ये बेसिक व्यायाम कह सकती हूँ मैं, आसन है जो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जहाँ भी बैठे हैं वहीं पे डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप ब्रीदिंग से हमारी पूरी बॉडी ऑक्सीजनेट होती है, शरीर के सारे सिस्टम जो है अच्छे से फंक्शन करता है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे फेफड़े का 25% एरिया तो डेड एरिया है, क्योंकि हम लंबी सांसें नहीं ले रहे हैं। तो गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। कुछ मुद्राओं का इस्तेमाल कर सकते हैं जो वेट लॉस में हैं, या स्टूडेंट्स हैं वो ज्ञान मुद्रा फोकस बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए वो कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, परेशान हैं, तो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। अच्छा हो कि आप खाली पेट करें, लेकिन अगर आप पूरे दिन में किसी भी टाइम थोड़ा गैप है, अगर 2 से 3 घंटे का भी, तो भी आप अभ्यास कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग इज समथिंग विच आई फील हैड चेंज्ड माई लाइफ। मेरा पूरा जीवन बदल गया है, बिकॉज धीरे 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 मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा कि जैसे ही मुझे याद आएगा और जब भी मैं ये देखूंगी तो मैं लंबी सांस लूंगी। जैसे कोई एक हमने रख लिया ट्रिक कि जैसे ही मुझे कुछ दिखेगा तो मैं लंबी सांस लूंगी। धीरे 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 मैंने देखा कि अब मेरी ब्रीदिंग जो है एलोंगेटेड हो गई है। तो 1 मिनट में आप कितनी सांस लेते हो? सिर्फ सांस के माध्यम से ही हम अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों का समाधान कर सकते हैं। मेडिकल साइंस है, रिसर्च है, वो सभी इस बात को प्रूव करते हैं कि ब्लड ऑक्सीजनेट हो रहा है, हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। जी मनमोहन जी, आप क्या बताना चाहेंगे? और साथ ही में मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी, क्योंकि जो हमारे किसान हैं उनके लिए भी एक सवाल है साथ ही साथ। किसान सोचते हैं कि हम तो गांव में रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमको योगा से क्या लेना देना, हम योगा क्यों करें, हम तो खेतों में जा रहे हैं, पैदल चलते हैं। तो ये बताइए कि हमारे जो किसान देख रहे हैं उनके लिए मैं चाहूँगी आप ये बताएं, और उन्हें कुछ योग आसन भी बताते चले साथ ही साथ। पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर योग की एक्चुअल डेफिनेशन को हम समझते हैं, शुरू में आपने बोला भी कि योग का मतलब है जुड़ना। तो मेरा जो मानना है, आत्मा परमात्मा का मिलन नेक्स्ट लेवल की बातचीत है। मेरा जुड़ना मेरे परिवार से, मेरा जुड़ना मेरी सांसों से, मेरा जुड़ना नेचर से। हम जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, हम लोग जब बाहर धूप हो रही होती है तो अंदर एसी में बैठे होते हैं, और जब बाहर बहुत ठंड हो रही होती है तो हम हीटर में बैठे होते हैं। और इस चीज़ पे किसान हो या जवान हो, इनको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। इनको धूप भी लगती है, बारिश भी लगती है, छाएं भी लगती है, एंड कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए हैं लगती है इस वजह से डेफिनेटली। और ये कहीं ना कहीं स्वस्थ भी रहते हैं इस वजह से। तो ये जो जुड़ाव है, ये ऑलरेडी योग कर ही रहे, क्योंकि ये नेचर से जुड़े हुए। तो ये चीज़ ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि फिजिकली फिट होना है तो बहुत अच्छा है, आप सूर्य नमस्कार सीख सकते हैं। और सूर्य नमस्कार के तो इतने वेरिएशंस पड़े हैं कि अगर आप आपको कोई पेन है, कोई वीकनेस है, आप नहीं कर सकते हो, तो चेयर पे बैठ करके भी सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। एक, अगर फिजिकली फिट होना है तो सूर्य नमस्कार करो। अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, किसी भी प्रकार का मानसिक विकार है, तो आप उद्गीत प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो। इवन ऐसी रिसर्चेज हैं जो कहती हैं कि एक बार भ्रामरी प्राणायाम करने से ही हमारे माइंड में इतने सेल्स, हार्मोन्स इतने बैलेंस होते हैं कि आप कह सकते हो यस कि डिप्रेशन में ऐसे लोग, मेरे अपने स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, जो 4 साल 5 साल से डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे, ऐसे भी लोग जिन लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, आज स्वस्थ हैं, बिल्कुल मजबूत हैं। उसमें बहुत बड़ा रोल भ्रामरी प्राणायाम का और उद्गीत प्राणायाम का है। अगर आप उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, फिजिकल फिटनेस के लिए सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बीमारी से बाहर निकल भी सकते हैं, स्वस्थ रह भी सकते हैं। भारती जी, अब मैं, ये तो हमने ओवरऑल बात की योग के बारे में, अब मैं एज स्पेसिफिक जानना चाहूँगी कि हम आज बच्चे हैं, उन्हें भी डायबिटीज़ हो रहा है, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स बच्चों में भी देखी जा रही है, जो वयस्क हैं उनकी समस्या तो है ही, तो बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, और जो हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है उसके लिए, अगर
इन्हें हम कैटेगरी में बांटें तो योग किस तरह से काम करता है, और जो हम एक नेचुरोपैथी की बात करते हैं इससे जोड़कर हम अपने जड़ों को, मैं कहूँगी जो बच्चे हैं, जो भविष्य है, उन्हें और प्रगाढ़ कैसे कर सकते हैं? भारती जी। जहाँ तक योग की बात है, वन साइज विल नॉट फिट ऑल। आपने एज ग्रुप का क्राइटेरिया किया तो हर एक के एज ग्रुप के लिए अलग रहेगा। बच्चों को हाई एनर्जी चाहिए तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटी को हमने बढ़ाना है, ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना है, और उनका न्यूट्रिशन लेवल भी हमारा, जैसे प्रोटीन उनकी डाइट में ज़्यादा रहेगा, अंकुरित आहार उनकी ब्रेकफास्ट में ज़रूर होना चाहिए। आप स्प्राउटेड मूंग दाल चना ऐड कर सकते हैं नाश्ते में, और भीगे हुए बादाम अखरोट उनके ब्रेन सेल्स के लिए बहुत अच्छे हैं। उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि ग्रोथ होनी है, उनकी ग्रोथ हार्मोन्स हैं। और बहुत सारे आसन हैं हमारे इसमें, जो सर्वांग आसन है वो आपकी ताड़ासन है, मतलब इस एज ग्रुप के लिए अलग आसन रहेंगे जो उनकी ओवरऑल हेल्प करेगा ग्रोथ में। प्रोटीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्रोटीन में आपका ब्रोकली, बीन्स, पनीर, सोया, इस तरह से प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं उनके हर मील में शामिल करें ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन बने। सेल जितना बनेगा, टिश्यू की स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि ग्रोथ हो रही होती है, हर ऑर्गन की ग्रोथ हो रही होती है। सेम टाइम में उनकी आजकल के जो बच्चे हैं वो प्रिजर्वेटिव और प्रोसेस फूड पे ज़्यादा हैं, तो रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड फ्लोर्स, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद नमक को घर से हटाएं। आप घी, कोकोनट ऑयल, बटर में खाना बनाएं। प्रोटीन के सोर्सेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा हर मील में ऐड करें किसी न किसी फॉर्म में। और इसके साथ आप फाइबर को ज़रूर ऐड करिए। पत्ते वाली सब्जियां, सब्जियों का सूप, कबाब बना सकते हैं। आजकल बच्चे नहीं खाएंगे कि सूप पियेंगे, सब्जी खाएंगे, वो देख कर ही भाग जाएंगे। तो आप उनको थोड़ा इनोवेटिव वे में कबाब बना सकते हैं, पालक के, पनीर के साथ ग्राइंड करके, मिक्स करके, तो वो थोड़ा टेस्टी रहेगा। अच्छी अच्छी आप नेचुरल उनकी डिप्स बना दीजिए, हरी चटनी बना दीजिए, या फिर पुदीना आप दही के साथ मिक्स करेंगे तो मेयो जैसा वैसा फ्लेवर आ जाता है। समहाउ हमारे यूथ में जो है आजकल यंग गर्ल्स जो है PCOS PCOD के केसेस बहुत आते हैं। सिर्फ एक कारण जो मुझे ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो हर दिन बाहर का खा रहे हैं, उनका एक मील जरूर बाहर का है, वो बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज और स्ट्रीट फूड है, वो हाइजीन भी नहीं है। ऊपर से मैदे से बनी चीज़ें आपकी आंतों में चिपक जाएंगी, वो पचेंगी भी नहीं, वैसे ही पड़ी रहेंगी, और फिर वो इरिटेशन होगा, पेट साफ नहीं हो रहा इन लोगों का, पिंपल्स, एक्ने हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ अपना डाइट से घर से ही निकाल दीजिए। रिफाइंड ऑयल है, उसकी जगह सरसों का तेल, देसी घी, कोकोनट ऑयल, मक्खन यूज़ कीजिए। और रिफाइंड फ्लोर होता है जो मशीन में पिसा हुआ आटा होता है, उसकी जगह चोकर डालिए अपने आटे में। और सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कीजिए, प्रोटीन ऐड कीजिए। ये यूथ के लिए हो गया। जहाँ हम ओल्ड एज जेरियाटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आर्थराइटिस है, बैक पेन है, और जैसे एज एडवांस होती है हमारे बॉडी के सिस्टम स्लो हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उनकी डाइट अलग होगी, डाइजेशन भी स्लो होता है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी होगी, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन होगा, इनमें से कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, मेडिसिन भी चल रही होती हैं, और दूसरों पे डिपेंडेंसी होती है, पेन ज़्यादा होती है, तो उनके लिए हम हीलिंग डाइट देते हैं ताकि बॉडी के सेल्स हील हों। बिल्कुल। और इसके साथ योग की सूक्ष्म व्यायाम क्रियाएं हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। तो हर एक का ना फिट नहीं रहेगा, किसी को डायबिटीज़ के साथ हाइपोथायरॉयड है, किसी को डायबिटीज़ के साथ हाइपरटेंशन है या वेट गेन है, तो हमको हर एक व्यक्ति का जो डाइट प्लान है उसके हिसाब से कस्टमाइज बनाना होता है। वन साइज विल नॉट फिट ऑल, बट योग आपका होलिस्टिक अप्रोच में काम करता है। आप अपने आहार को बदलें, दिन में 2 समय खाना खाएं, बट खाना जब भी खाएं शांत मन से एक जगह बैठकर और धीरे धीरे चबा कर खाएं। ये हमारी एंशिएंट प्रैक्टिस है कि 32 दांत दिए तो 32 बार चबा चबा कर खाना है। खाने को पानी की तरह निगलना है और पानी को धीरे धीरे घूट करके पीना है। तो ऐसा कहा जाता है, ड्रिंक द सॉलिड एंड ईट द लिक्विड। 32 बार चबा कर खाएं, दिन में 2 समय खाएं और शांति से खाएं। तीसरा, किसी न किसी तरह का व्यायाम अपनाएं, योग करें, जॉगिंग करें, जो भी आपको अच्छा लगता है कोई भी एक्टिविटी में। बट योग और नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक डिफरेंस है कि योग हमारी इमोशनल, मेंटल वेलबींग पे भी काम करता है, जाकि बाकी चीज़ें आपकी
आउटपुट, परफॉर्मेंस, एंड्योरेंस पे काम करता है जो जिम की एक्टिविटीज़ हैं। और आपकी शरीर की एनर्जी पूरा दिन बरकरार रहेगी। जब हम होलिस्टिक वेलनेस की बात करेंगे, इमोशनल मेंटल हेल्थ की, जो हमारे योग के प्राणायाम, योग निद्रा हमारे मन को जो अलग अलग तरह की फॉर्म से, उसमें कहीं मेंटल हेल्थ की बात नहीं होती है। और योग एक ऐसा एक पद्धति है, मैं कहूँ कि एक ऐसा तरीका है जिसमें एक होलिस्टिक, जैसे कि आपने बताया कि हर एक कोण को इसमें समेटने का प्रयास किया जाता है। डॉक्टर दीप्ति, अब मैं, क्योंकि बच्चों की बात हुई, तो यहाँ पर मैं जैसे आजकल की एक बहुत ही मैं कहूँ बहुत बड़ी समस्या और जिसे मैनेज करने की एक ज़रूरत भी होती है, बच्चों में ही हम देखते हैं कि हाइपर एक्टिव, ADHD की जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या इसमें भी हम योग को सजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ की तो बात की जाती है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन। जहाँ तक एकाग्रता की बात है, तो योग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम अपनी सारी जो ध्यान है वो एक जगह एकाग्र कैसे करें। तो ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, ये हर उम्र के लिए ज़रूरी है कि अगर हम चाहे वो किसी भी तरीके से करें, योग एक बहुत ही स्वतः तरीका है और हमारे पास हमारा होम ग्रोन ट्रीटमेंट है, तो हमें इसको अपनाना चाहिए और इसको करना चाहिए। यहाँ तक कहने की बात है कि जब हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जब हम एक चीज़ पे एकाग्र रहेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे उसके बारे में सोच और ज़्यादा सकारात्मक होगी और हम उसको समावेश भी कर सकेंगे, उसको एक्सेप्ट भी कर सकेंगे। ये एक तरीके से जैसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या काउंसलिंग थेरेपी करते हैं, उसमें भी तो यही चीज़ होती है कि हम ये बता रहे हैं उनको कि आप अपने आप को समझो और उसको एक्सेप्ट करो वो जैसा है, और फिर उससे अपने आप को बढ़ाने की या ग्रो करने की कोशिश करो। तो उसका एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक चूँकि एक प्रोटोकॉल बना दिया है, तो उसको एक नाम दे दिया गया है, उसको एक नामांकन कर दिया गया है कि ये एक तरीके की पद्धति है या एक तरीके का इलाज है जिससे आप ठीक होंगे। लेकिन हमें मेरे ख्याल से हमारी अपनी जो इलाज की विधाएं हैं, हमें उनको एक मेन स्ट्रीम रिसर्च जिसको हम कहते हैं अनुसंधान में अच्छे तरीके से करके उसको ये करना चाहिए कि हम उसको एक इलाज की तरीके से, एक प्रिस्क्रिप्शन की तरीके से कर पाएँ। जैसे कि मैं चूँकि लकवे के मरीज़ों का जैसे मैं इलाज करती हूँ, तो उसमें कई बार मरीज़ सोचता है कि हम ये 4 गोली खा लें या हम 1 दर्जन गोली खा रहे हैं, फिर भी हमारे हाथ की ताकत क्यों नहीं वापस आ रही है। तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि गोली एक प्रकार का इलाज है, लेकिन वो 100% इलाज नहीं है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि जो हाथ आपका लकवाग्रस्त है उसको आप दोबारा हिलाए डुलाएं, चाहे आपसे खुद नहीं हिल रहा है तो आप उसके एक व्यायाम करें, तभी ब्रेन को सिग्नल मिलेगा जब वो दोबारा हील हो रहा है कि इसको दोबारा हिलाना है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि लकवे जैसी बीमारियों में भी योग, फिजियोथेरेपी जिसे हम कह देते हैं, उसमें भी अलग अलग तरह की तरीक़े होते हैं करने का। उसमें भी हम कह सकते हैं कि वही एक समझाने का प्रयास है। जैसे आपने कहा कि पद्धति अलग अलग, नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं। अब क्योंकि कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया है और जैसे कि पंखुड़ी जी और मनमोहन जी ने भी कहा कि आप कहीं पर भी बैठ करके ध्यान कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमने इतनी लंबी चर्चा की और एक हम पॉजिटिव संदेश भी दें कि कुछ हम भी ऐसा करते करते इस कार्यक्रम को समाप्त करें और हम 4-5 लोग उस एक छोटे से उसके साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे। जी मनमोहन जी। राइट, कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छी बात है कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हम लोग प्रार्थना से ही क्लास शुरू करते थे जी। उसके बाद सब लोग अपनी क्लास में जाते थे, और ऐसे हम योग में भी करते हैं। गुरुकुल का विद्यार्थी हूँ, गुरुकुल में हम लोग ऐसे ही चलते थे, तो अच्छी बात है अगर आप ऐसी परमिशन देते हैं तो हम ओम चैंटिंग के साथ में इस प्रोग्राम को अंत कर सकते हैं, इस प्रोग्राम की समाप्ति कर सकते हैं। तो आप गुरु हमें हमारा मार्गदर्शन कीजिए। श्योर। पहले आप मुद्रा में बैठ सकते हैं, इसको ऐसे मुद्रा बना करके घुटने पे रख सकते हैं, बहुत आराम से। कमर सीधी करनी होगी, आँख बंद कीजिए, लंबा गहरा सांस लेके सांस बाहर कीजिए। एक लंबा गहरा सांस, एक बार ओम का उच्चारण, फिर शांति। लंबा सांस, शांति 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 शांति। अभी हथेली को धीरे से रब करो, आइज और फेस पे लगाओ, तो बहुत धीरे से आंखों को खोलो।
अगर आपने सही से देखा है तो इस एक ओम के उच्चारण से यहाँ का ऑरा चेंज हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने महसूस किया अभी। रिक्वेस्ट करूंगा योग दिवस के इस प्रोग्राम पे, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, ओम का उच्चारण भी आप करना शुरू करते हैं तो आपके सेल्स, हार्मोन्स सब बैलेंस हो जाएंगे एंड नेक्स्ट ईयर योग दिवस पे आप कह पाओगे कि आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी पा रहे हो। बिल्कुल, तो यही हमारा संदेश है, मेडिसिन फ्री लाइफ जिए, और लेकिन बीमारी हो तो उसे इग्नोर भी मत कीजिए, उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। योग के साथ चलें, अपना जीवन आप खुशनुमा तरीके से बिता सके, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही हमारा संदेश है। और मुझे लगता है कि कुछ तो हम सच के करीब पहुँचे होंगे। जो हमने शाश्वत की बात की थी, सत्य की बात की थी, तो इतने सारे हमारे एक्सपर्ट हैं, वो जो एक बादल छाया हुआ था, कुछ तो छटा ज़रूर होगा। और हमने इसलिए संदेश भी देना चाहा ओम चैंटिंग के साथ कि ये सिर्फ बातें नहीं, हम कर भी रहे हैं, और आप भी इस कार्यक्रम के बाद इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।